Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice. Lesson number 13, The Ashes That Made Trees Bloom, Part 2. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 13 के बारे में और उसके दूसरे हिस्से के बारे में बात करेंगे। और पहले हिस्से के बारे में हमने जो पढ़ा था वो बात कहाँ पर ख़त्म हुई थी? बात यहाँ पर ख़त्म हुई थी कि आदमी ने या किसान ने ख्वाब देखा, कुत्ते ने कहा कि आप वहाँ पर जाएं जो पाइन का दरख्त है या जो सनूबर का दरख्त है, आप वहाँ से लकड़ी काट लें और फिर वहाँ से ओखली बना लें और एक मिल बना लें। उन लोगों ने उसकी बातों पर अमल किया और फिर उसने ये भी कहा था कि आप चटनी बनाएंगे और पेस्ट्री बनाएंगे। फिर उन्होंने बनाना शुरू किया तो चटनी की जगह सोने के दाने निकल रहे थे और पेस्ट्री की जगह सोने की सिक्के निकल लेते या सोना निकल रहा था। ये चीज़ उसके पड़ोसी ने देख लिया और उसने भी लालच की, चुनाचे वो उसके घर आया किसान के और फिर वहाँ से उसने उधार लेकर गया और वो भी उसने भी चटनी बनाने की कोशिश की और पेस्ट्री बनाने की कोशिश की। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि सोना निकलने के बजाय क्या निकला? कीड़े मकोड़े निकल रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा बदबू कर रहे थे। और फिर गुस्से में आकर के इन दोनों ने उसको काट डाला और उसको जला दिया। यहीं पर कहानी ख़त्म हुई थी, चैप्टर नंबर 1 यानी हिस्सा नंबर 1। आज हम बात करेंगे दूसरे हिस्से के बारे में। तो आज की जो कहानी तो वही है, यानी आज को जो हिस्सा है वो ये है कि वो बूढ़ा आदमी फिर से ख्वाब देखता है। कुत्ता आकर कहता है कि आप ऐसा करें कि वो जो राख है उसने चूँकि जला दिया था, आप वहाँ जाएं और वो राख लेकर आ जाएं और फिर उसको दरख्तों पर छिड़क दें। चुनांचे वो बूढ़ा आदमी जाता है और राख किसी तरह से राख लेकर आता है और सूखे मुरझाए दरख्त पर वो छिड़क देता है। तो क्या देखता है कि उस दरख्त में जिसमें पत्ता भी नहीं था वो दरख्त या वो पेड़ जो है फूलने लगता है, यानी फलने लगता है। उस पर हरियाली छा जाती है, उस पर कोपलें निकलने लगती हैं। ठीक है। तो एक दिन ऐसा होता है कि बादशाह का गुज़र होता है और ये आदमी बादशाह को जो है वो मोजज़ा दिखाना चाहता है और चुनांचे बादशाह रास्ते से गुज़रता है और फिर वो जो है बारिश यानी कि एक चुटकी या जितना भी मकदार है वो लेकर छिड़कता है। तो वहाँ पर जो है खुशबू फैल जाती है, हरियाली छा जाती है। तो बादशाह ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर उसको बहुत सारे इनामात देता है, उसको अपने घर पर भी बुलाता है। ओके। और फिर आगे क्या होता है, वो आदमी भी सुनता है इसके बारे में। ठीक है। आगे चल करके वो आदमी भी इसके बारे में सुनता है और फिर वो भी वही करता है। चूँकि उसके पास पहले से ही राख होती है तो वो भी वही करता है कि वो जाता है और वो राख छिड़कता है। लेकिन जैसे ही वो राख छिड़कता है वो राख ही रहती है, राख ही रहती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। चुनांचे उससे लोगों को परेशानी होती है। बादशाह का जो कारवां जा रहा होता है उससे जो है खलल पड़ता है उसमें। और फिर उसका जो गॉड होता है या जो उसका देखभाल करने वाला होता है कारवां का, वो उस आदमी को पकड़ता है और उसकी जो बाल्टी में राख होती है उसको फेंक देता है और उसको भी मारता है यहाँ तक कि वो मर जाता है। ठीक है। तो इस कहानी में जो है हसद के अंजाम को बताया गया और इस कहानी में यही है। और बाकी जो बूढ़े होते हैं वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारते हैं। तो इस कहानी में यही बताया गया है। ओके।
यानी कि इस कहानी के हिस्से में यही बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये कहानी। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, और हम पहले इस पैराग्राफ का तर्जुमा करेंगे। इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. Okay, तो दूसरे हिस्से में क्या कह रहा है कि not long after that, यानी उसके बाद बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। not long after that, उसके बाद बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। इसका क्या माना होगा? लफ्ज़ी तर्जुमा तो मैंने करा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या माना होगा कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। ओके, फिर क्या हुआ? द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। ओके, द गुड ओल्ड मैन, अच्छे आदमी या ठीक या नेक आदमी ने ड्रीम्ड अगेन, दोबारा ख्वाब देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की जो रूह थी उसने उससे बात की। क्या बात की? टेलिंग हिम, उसे बताते हुए, हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उससे बात करते हुए, उसे बताते हुए, हाउ द विकेड पीपल, कि किस तरह से जालिम, बेरहम दिल, मक्कार, हासिद लोगों ने हैड बर्न्ड द मिल, उन्होंने चक्की को जला डाला था। अब ये मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, ये मिल की सिफत है, यानी उस चक्की को मेड फ्रॉम द पाइन ट्री जिसको सनूबर के दरख्त से बनाया गया था। ओके, तो ये उसकी हालत बता रहे हैं। ये बताते हुए उसने ये बात कही आगे, ठीक है, ये बात कही। बाकी ये उसकी हालत को बता रहे हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने सनूबर के दरख्त से या सनूबर के पेड़ से बनाई हुई चक्की को जालिम लोगों ने या मक्कार लोगों ने जला डाला था। ये बताते हुए कुत्ते की रूह ने कहा, क्या कहा? टेक द एशेज ऑफ द मिल, कि मिल की राख लें, स्प्रिंकल देम, उन्हें छिड़क दें, ऑन द विदर्ड ट्रीज, सूखे पेड़ों पर। स्प्रिंकल का मतलब होता छिड़कना, और देम का मतलब एशेज, और विदर्ड का मतलब मुरझाया, ठीक है, और ट्रीज का मतलब दरख्त या पेड़। सो ऑन द विदर्ड ट्रीज, सूखे दरख्तों पर या मुरझाए हुए दरख्तों पर या पेड़ों पर उन्हें छिड़क दें। एंड दे विल ब्लूम अगेन, एंड और दे विल ब्लूम अगेन, वो फिर से जो है खिल जाएंगे। ब्लूम का मतलब होता है कि उन पर जो है फूल आ जाएंगे, ठीक है, खिल जाएंगे, उन पर कोपलें आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये माना होगा। सेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की रूह ने ये बात कही, ठीक है, कुत्ते की रूह ने ये बात कही। क्या बात कही? ये सारी बातें कही। ओके, तो ये आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं, और हमारा जो है अगला पैराग्राफ ये होगा। इसमें क्या बात की जा रही है? इसमें कह रहे हैं द ओल्ड मैन अवोक, कि बूढ़ा आदमी उठा, एंड वेंट एट वंस। एट वंस का मतलब अचानक भी होता है, फौरन भी होता है। ओके, एंड वेंट एट वंस, और फौरन गया, टू द विकेड नेबर्स हाउस, जो है मक्कार, जालिम, हासिद पड़ोसी के घर। ठीक, आसान सा जुमला है। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। आगे कह रहे हैं कि वेयर यानी उनके घर गया, वेयर जहां, ही फाउंड उसने पाया, क्या चीज पाया? द मिजरेबल ओल्ड पेयर, मिजरेबल का मतलब सख्त दिल, ओके, बदबख्त जिसे आप कहते हैं, और मिजरेबल का मतलब सताया वह भी होता है, लेकिन यहाँ पर बदबख्त के माने में होगा, या बज़ात कह सकते हैं, ठीक है। एंड फाउंड, और उसने पाया, द मिजरेबल ओल्ड पेयर, बूढ़े यानी बदबख्त या बदजात बूढ़ी जोड़ी को, या बूढ़े मर्द औरत को, या बूढ़े मियाँ बीवी को पाया, एट द एज ऑफ द स्क्वायर, सिटिंग बैठे हुए, एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, यानी अपने या उनके मुरब्बा नुमा आग की जगह
के किनारे। ये स्क्वायर का मतलब मुरब्बा होता है, और फायर प्रेस का मतलब आग की जगह यानी चूल भी आप कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनका खास हो जो मुरब्बा की शक्ल का था और उसके एक किनारे पर या उसके एक कोने पर वो बैठे थे। फायर प्रेस का मतलब आग लगाने की जगह जहाँ आग लगाते हैं, यानी चूल्हा आप कह सकते हैं, और उसकी शक्ल मुरब्बा की थी तो इसलिए स्क्वायर आया हुआ है। ओके सो और उन्हें उसने जो है उन्हें अपने मुरब्बा नुमा चूल्हे के एक किनारे या मुरब्बा नुमा आग के जगह के एक किनारे बैठा हुआ पाया। कहाँ पर ये जगह थी? इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में। ओके और क्या कर रहे थे वो? स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। वो जो है स्मोकिंग कर रहे थे, स्मोक का मतलब सिगरेट नोशी करना। वो सिगरेट पी रहे थे, एंड स्पिनिंग और सूत काट रहे थे या चरखा चला रहे थे। तो उसने उन्हें बैठा हुआ पाया। किस हाल में बैठा हुआ? स्मोकिंग करते हुए बैठे थे, यानी स्मोकिंग कर रहे थे और सूत काट रहे थे या चरखा चला रहे थे। ओके तो यहाँ पर ये माना है। यहाँ पर मैंने कर दिया चरखा चला रहे थे और स्मोकिंग कर रहे थे, लिहाज करते हुए जुमले का। वरना आप यहाँ पे कह सकते हैं कि उसने उन्हें चरखा चलाते हुए और स्मोकिंग करते हुए बैठे हुए पाया। ठीक है, ये भी माना आप कर सकते हैं इससे जोड़ करके। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये माना हुआ। आगे चलते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. From time to time का मतलब वक्त वक्त से या कभी कभार, लेकिन यहाँ पर जो अच्छा तर्जुमा होगा वक्फे वक्फे से। फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्फे वक्फे से, यानी कभी कभी, बीच बीच में जिसे आप कहते हैं, तो यहाँ पर वही है। दे वार्म्ड, उन्होंने गर्म किया, देयर हैंड्स, अपने हाथों को, एंड फीट, अपने पैरों को, विद द ब्लेज, अंगारे से, फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, चक्की के कुछ टुकड़ों से। यानी कि चक्की के कुछ टुकड़ों से मतलब चक्की के कुछ टुकड़ों से जो अंगारे निकल रहे थे उनके साथ। और यहाँ पर दे वार्म्ड का तर्जुमा अगर आप करेंगे तो होगा कि उन्होंने गर्म किया, लेकिन चूंकि कहानी ऐसी है जिसमें मुसलसल काम हो रहा था, इसलिए यहाँ पर इसका तर्जुमा हम आईएनजी से ही करेंगे। ठीक है, तो दे वार्म, वो गर्म कर रहे थे या गर्म करते थे भी आप कर सकते हैं। दे वार्म, वो गर्म करते थे या गर्म कर रहे थे अपने हाथ को और अपने पैरों को चक्की के टुकड़े के कुछ हिस्सों से निकलने वाली आग से या चिंगारी से या शोले से। ठीक, वाइल, जबकि बिहाइंड देम, उनके पीछे, ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस। ब्रोकन पीसेस का मतलब टूटे हुए टुकड़े, और पाइल का मतलब ढेर। ओके, अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, टूटे हुए ढेर, एंड ले का मतलब पड़े हुए थे, ले का मतलब पड़े होना। ठीक, वाइल, जबकि बिहाइंड देम, उनके पीछे, ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, यानी टूटे हुए टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था, यानी कुछ हिस्सा इन्होंने जला दिया था और बाकी टूटे हुए टुकड़ों का ढेर उनके पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर ये माना बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं और अगला पैराग्राफ लेते हैं, जिसमें बात की गई है कि द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। कि स्नेक, गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन आप इसका तर्जुमा नेक से भी कर सकते हैं। द गुड ओल्ड मैन, नेक बुजुर्ग आदमी ने, हम्बली, आजिजी के साथ, आस्क्ड फॉर द एशेस। आस्क्ड फॉर का मतलब मुतालबा करना या मांगना, सो मांगा। द एशेस का मतलब राख। ओके, तो बूढ़े नेक आदमी ने आजिजी के साथ राख का मुतालबा किया या राख मांगा। दो गर्चे द कोविटस कपल टर्न अप देयर नोज। टर्न अप द नोज का मतलब होता है किसी चीज को कबूल ना करना, रद्द कर देना या इनकार कर देना। ठीक है, सो टर्न अप देयर नोज से अगर आप लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो इसका माना होगा कि अपने नाक को ऊपर ले जाना या अपने नाक को ऊपर करना। लेकिन यहाँ पर क्या माना है? टर्न अप द नोज का मतलब होता है इनकार कर देना, कबूल ना करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तर्जुमा करेंगे उस पर उसको नकार दिया। सो टर्न अप देयर नोज एट हिम। अगर इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे कि कोविटस का मतलब
बदजात या मक्कार या सख्दिल या हासिद या लालची, ठीक है। सो दो, एक्चुअल में इसका माना लालची होता है। दो गर्चे द कोविटस कपल की लालची जोड़े ने टर्न अप देयर नोज एट हिम, उस पर अपने नाक को घुमाया। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन इसका तर्जुमा करेंगे कि द गर्चे द कोविटस कपल टर्न अप देयर नोज एट हिम, गर्चे लालची जोड़े ने जो है उसको नकार दिया, ओके, या उसकी बात नहीं मानी। एंड स्कोल्डेड हिम, और उसको डांटा। एज इफ, गोया कि ही वर अ थीफ, वो एक चोर हो। यानी उन्होंने उसको इस तरह से डांटा गोया कि वो एक चोर हो। यहाँ पर ही के साथ जो वर्ड आया हुआ है, ये एक ही सिचुएशन है जिसमें हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इस तरह का माना हो, गोया कि ऐसा हो, गोया कि मैं चोर हूँ, काश कि मैं चोर होता, इस तरह का माना। मतलब काश कि मैं चोर होता मतलब नहीं, काश कि मैं अमीर होता, ये माना जो आप लेंगे तो वहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ख्याली चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ही के साथ वर्ड, ओके। यही एक सिचुएशन है। सो उन्होंने उसको नकार दिया, उसकी बात नहीं मानी या उसको मना कर दिया और उसको डांटा गोया कि वो चोर हो। तो गर्चे उन्होंने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन आगे क्या हुआ? दे लेट हिम फिल, उन्होंने उसको भरने दिया, हिज बकेट, उसकी बाल्टी को, विद द एशेस, राख से, ओके। तो यहाँ पर दो को जो इस्तेमाल किया है क्योंकि उन्होंने गर्चे डांटा, तो गर्चे का मतलब हालांकि उन्होंने उसको डांटा और बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जुड़ जाएगा, उन्होंने उनको जो है उसकी बाल्टी को राख से भरने दिया। यानी कह दिया कि ठीक है आप भर लीजिए अपनी बाल्टी को, ले लीजिए राख। तो यहाँ पर ये माना है इस हिस्से का, इस पैराग्राफ का। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। और हमारा अगला पैराग्राफ है ये वाला हिस्सा, और हम बात करेंगे इस हिस्से के बारे में। ऑन कमिंग होम, घर आने पर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। टेक सम वन इनटू, लेकर जाना, ओके। सो द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ, की बूढ़ा आदमी लेकर गया अपनी बीवी को, इनटू द गार्डन, बागीचे के अंदर लेकर गया। इट बीइंग विंटर, इट का मतलब ये है, बीइंग का मतलब होना, विंटर का मतलब ठंडक। तो क्या तर्जुमा होगा? इट बीइंग विंटर, ये होना ठंडक, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या माना होगा? इसका माना होगा कि ठंड, यानी सर्दी का मौसम होने के नाते या सर्दी का मौसम होने की वजह से। इट बीइंग विंटर यानी सर्दी का मौसम होने की वजह से। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका जो पसंदीदा चेरी ट्री, चेरी आप जानते हैं चेरी का दरख्त होता है, एक किस्म का फल होता है, ठीक है। देयर फेवरेट चेरी ट्री, उनका जो है पसंदीदा चेरी का ट्री, वाज बियर, पेड़ यानी पेड़। बेयर का मतलब नंगा होता है, लेकिन यहाँ पर माना होगा कि उस पर पत्ते नहीं थे, ओके। सो वाज बियर का तर्जुमा होगा उसके पत्ते झड़े हुए थे, या उस पर पत्ते नहीं थे, या मुरझाया हुआ था भी आप कर सकते हैं। मुरझा जाता है तो पत्ते निकल जाते हैं, गिर जाते हैं झड़कर, ओके। तो उसका पेड़ी का दरख्त नंगा था, यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि पत्ते उस पर नहीं थे। तो इट बीइंग विंटर, ठंड होने की वजह से या सर्दी का मौसम होने की वजह से, देयर फेवरेट वे चेरी ट्री वाज बियर, उनका जो पसंदीदा चेरी का दरख्त था उस पर उसके पत्ते गिर गए थे, ओके। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, उसने जो है पिंच का मतलब चुटकी, एशेस का मतलब राख, ऑन इट्स पर, तो उसने जो है राखों की एक चुटकी उस पर छिड़की, यानी राख की चुटकी, एक चुटकी उस पर उसने छिड़क दिया। एंड और लो, ताज्जुब के लिए देखते ही देखते, लो का मतलब यहां पर होगा देखते ही देखते, ओके, ताज्जुब के लिए इस्तेमाल किया गया। इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. देखते ही देखते it sprouted blossoms, स्प्राउट का मतलब होता है खिलना, ब्लॉसम्स का मतलब कली, तो इसने कलियों को खिला दिया, यानी कि इट यानी उसने जो काम किया था, स्प्राउटेड उसने खिला दिया, ब्लॉसम्स का मतलब कलियों को, यानी कि देखते ही देखते कलियां खिल गईं, देखते ही देखते
कलियां खिल गईं, until it became a cloud of pink blooms, यहाँ तक कि ये हो गया गुलाबी कलियों का एक बादल। ओके, क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, गुलाबी कलियों का बादल होना, मतलब बहुत ज्यादा गुलाबी कलियां खिली या आ गई। ओके, यानी कि बादल जैसा छा गया, यानी बहुत ज्यादा वहां पर कलियां आ गई। ओके, सो देखते ही देखते कलियां खिल गई, यहाँ तक कि जो है वहां पर बहुत ज्यादा गुलाबी कलियां खिल गई। यहाँ पर इट बिकेम, ये हो गया क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, गुलाबी कलियों का बादल हो गया, यानी बहुत ज्यादा कलियां खिल उठी वहां पर। विच परफ्यूम द ईयर, विच का ताल्लुक ब्लूम से है, पिंक ब्लूम्स। विच परफ्यूम द ईयर्स, जिन्होंने, यानी जिन कलियों ने, जिन फूलों ने, परफ्यूम द ईयर, हवा को मुअत्तर कर दिया। परफ्यूम का मतलब, परफ्यूम खुशबू लगाना भी होता है, मुअत्तर करना भी होता है, यानी उन्होंने जो है हवा को मुअत्तर कर दिया। ओके, द न्यूज ऑफ दिस, इसकी खबर यानी इसके बारे में खबर, फिल द विलेज, इसने गांव को भर दिया। द न्यूज ऑफ दिस फिल द विलेज का लफ्जी तर्जुमा होगा कि इसने गांव को, यानी इसकी खबर ने गांव को भर दिया। लेकिन उर्दू में तर्जुमा कैसे करेंगे कि इसकी खबर गांव भर में फैल गई। गांव को भर दिया मतलब गांव भर में फैल गई। एंड एवरीवन ran out to see the wonder, एंड एवरीवन, और हर कोई, ran out, दौड़कर आया। ran out का मतलब दौड़कर बाहर आना, यानी दौड़कर आया बाहर, टू सी द वंडर, इस हैरत को, इस ताज्जुब को, या इस जो है मौजिज़े को देखने के लिए। वंडर का मतलब ताज्जुब होता है, हैरत होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका तर्जुमा हम मौजिज़े से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, रैन आउट टू सी द वंडर, यानी इस ताज्जुब को या इस मौजिज़े को देखने के लिए हर कोई दौड़ कर आया। ओके गाइज, तो ये माना हुआ जो कि बहुत ही आसान था। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और इन दो पैराग्राफ्स को देखते हैं कि बात कर रहे हैं इसमें। तो कह रहे हैं कि द कोविटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, ठीक है, आसान है, कि हासिद या लालची जोड़े ने भी इस कहानी को सुना। एंड kept them to make withered tree blossom, ये असल तर्जुमा है। ओके, और ये आगे की चीज है जो बीच में जोड़ दिया गया है, ये अलग से बात कर दी गई इसमें। एंड दे केप्ट देम टू मेक withered tree blossoms, ये माना है असल में, ठीक है। तो द कोविटस कपल ऑल्सो और द स्टोरी, की लालची जोड़े ने भी कहानी सुनी, कहानी के बारे में उनको खबर पहुंची। एंड और गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, गैदरिंग अप का मतलब जमा करना, इकट्ठा करना, बिटोरना। द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, चक्की के बचे हुए राख को, यानी कि उसने थोड़ा बहुत लेके गया था वो, लेकिन कुछ बच गई थी राख, तो वही कह रहे हैं कि चक्की की बची हुई राख को इकट्ठा करते हुए, दे केप्ट देम, उनको रख लिया, ठीक है। तो इसका ताल्लुक एंड का केप्ट से है, बीच में अलग सी बात आ गई है। एंड केप्ट देम, और उन्होंने उसको संभाल कर रख लिया। कैसे? गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, यानी कि चक्की की जो बकिया या बाकी राख थी उसको जमा करते हुए उन्होंने रख लिया। किस लिए? टू मेक विदर ट्रीज ब्लोसम। तो इसका लफ्जी तर्जुमा होगा कि टू मेक, बनाने के लिए, विदर ट्रीज, मुरझाए पेड़ों को, ब्लोसम्स, कली वाला, ठीक है। तो उन्होंने मुरझाए पेड़ों को कली वाला बनाने के लिए रख लिया, ये माना हुआ। लेकिन यहाँ पर इसको हम अच्छे अंदाज में कैसे कहेंगे? और उन्होंने उनको रख लिया ताकि वो मुरझाए पेड़ पर पत्ते ला सकें, या मुरझाए पेड़ को जिंदा कर सकें, या जिसकी वजह से जो है मुरझाए पेड़ पर कलियां खिल सकें। इस तरह का हम तर्जुमा करेंगे यहाँ पर, जो कि बाहर से हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि लफ्जी तर्जुमा यहाँ पर फिट नहीं हो रहा, इसलिए, ठीक है। आगे क्या हुआ? आगे कह रहे हैं द काइंड ओल्ड मैन hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village set out to see him taking his basket of ashes.
As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree and stood by the wayside. Okay, आगे क्या हुआ कि the kind old man, कि बूढ़ा रहमदिल आदमी, was to pass along the high road near the village. ये किससे मुतालिक है? Hearing that his lord the डेमियो, ये इसका ताल्लुक यहाँ से, ये असल में द काइंड ओल्ड मैन सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, ये असल जुमला है। बीच में ये वजह बयान कर रहे हैं कि ये जो आदमी था, तो उसका तर्जुमा होगा कि द काइंड ओल्ड मैन सेट आउट, कि बूढ़ा आदमी जो रहमदिल था वो रवाना हो गया टू सी हिम, उसे देखने के लिए। किसको देखने के लिए? अब ये आगे ये असल है, ठीक है। तो इसका तर्जुमा करेंगे द काइंड ओल्ड मैन, बूढ़ा रहमदिल आदमी, हियरिंग, ये सुनकर, ये सुनते हुए, डेट की हिज लॉर्ड, उसका आका, उसका मालिक, यानी वहाँ का जो हाकिम था वो लोग लॉर्ड बोलते थे, तो हम बोलेंगे उसका हाकिम, द डेमियो, डेमियो के नाम से जानते हैं वहाँ के हाकिम को, यानी द डेमियो, यानी उसका जो हाकिम जो कि डेमियो था, वॉज टू पास, वो गुजरने वाला था, अलॉन्ग द हाई रोड, यानी कि हाई रोड का मतलब, हाई रोड बोलते हैं हम लोग हाई सड़क, यानी हाई स्पीड जो सड़क होती है, हाई रोड, हाईवे जिसे हम बोलते हैं वही है। हाईवे के पास से, नियर द विलेज, गांव के करीब, यानी गांव के करीब जो हाईवे है वहाँ, ठीक है। तो नियर द विलेज का ताल्लुक हाई रोड से है, ठीक है। तो ये सुनते हुए कि उसका आका जो कि डेमियो है, वो गांव के करीब वाले हाई रोड या हाईवे से, हाईवे के पास से गुजरने वाला था, द काइंड ओल्ड मैन सेट आउट टू सी हिम, बूढ़ा रहमदिल आदमी वो रवाना हुआ या निकल गया उसे देखने के लिए। किस हालत में? टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, यानी कि राख की अपनी टोकरी लेते हुए, ठीक है, हाथ में लेकर गया। किस हालत में निकला? इस हाल में कि वो जो है राख की टोकरी अपने हाथ में लिए हुए था, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही ट्रेन करीब पहुंची, एज का मतलब जैसे ही, द ट्रेन अप्रोच, ट्रेन यानी गाड़ी, ट्रेन का मतलब हो सकता है उनके यहाँ रेल के जरिए सफ़र हो रहा उस टाइम, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं लग रही, मतलब दूर की बात लग रही है, तो यहाँ पर ट्रेन का मतलब हम गाड़ी से कर लेंगे, ठीक है। या यहाँ का हम इसका मतलब काफिले से भी कर सकते हैं, क्योंकि बादशाह जब चलते थे तो उनके साथ काफिला होता था, गाड़ियाँ होती थी, ठीक है, मुख्तलिफ गाड़ियाँ होती थी, तो हो सकता है उनके यहाँ ट्रेन का माहौल रहा उस वक्त, या लेकिन ये दूर की बात लग रही, तो इसलिए हम काफिला कर देंगे, काफिले में सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसकी फौज और सब कुछ, ठीक है। तो बेहतर है कि इसका तर्जुमा आप काफिले से करें, ओके। तब क्या करेंगे? एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही गाड़ी या काफिला करीब पहुंचा, he climbed up into an old withered cherry tree, कि वो चढ़ गया, climb up into, वो चढ़ गया कहाँ पर? and old withered cherry tree, एक कदीम, यहाँ पर बूढ़ा नहीं करेंगे, बूढ़ा दरख्त नहीं बोलते हैं, कदीम दरख्त बोलते हैं, पुराना दरख्त, ओके, पुराना मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ था, उस पर चढ़ गया। अब डेट स्टूड बाय द वे साइड, ये चेरी की बात कर रहे हैं कि यानी वो दरख्त क्या था? डेट स्टूड, जो खड़ा था, कहाँ पर? बाय द वे साइड, रोड के किनारे, ठीक है। तो वो कौन से चेरी के दरख्त पे चढ़ा? वो कदीम मुरझाए हुए या पुराने मुरझाए हुए चेरी के उस दरख्त पर चढ़ गया जो कि रास्ते के बगल में खड़ा था, यानी रास्ते के बगल में था। यहाँ पर खड़ा होने का तर्जुमा नहीं करेंगे, सिर्फ स्टूड का मतलब चूंकि पेड़ खड़ा होता है तो आपको कहने की जरूरत नहीं कि जो खड़ा था, यानी जो रास्ते में था, ओके। तो ये पैराग्राफ हुआ और इसका तर्जुमा, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे है हमारा ये पैराग्राफ, आगे कह रहे हैं नाउ, अब इन द डेज ऑफ द डेमियोस, कि इन द डेज ऑफ डेमियोस यानी डेमियो के दिनों में, यानी जब उनका राज था,
इन द डेज, दिनों में, ऑफ द डेमियोस, डेमियोस के दिनों में, यानी डेमियो के का जब राज था या डेमियो के दिनों में, इट वॉज द कस्टम, ये एक आदत थी, एक रिवायत थी, ठीक है, क्या रिवायत थी, वेन, जब दियर लॉर्ड पास्ड बाई, जब उनका राजा गुजरता, जब उनका हाकिम गुजरता, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, इट वॉज द कस्टम फॉर ऑल द लॉयल पीपल है, ये बीच में अलग से जुमला जोड़ दिया इन्होंने, इट वॉज द कस्टम फॉर ऑल द लॉयल पीपल, ठीक है, तो इसको हम इससे जोड़ेंगे, ठीक है, इट वॉज द कस्टम की एक आदत थी, क्या आदत थी, एक रिवायत थी, क्या, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, की तमाम जो है फरमा बरदार लोगों के लिए एक आयत थी, उनके लिए था क्या, टू शट अप देयर हाई विंडोज, कि वो अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर लें, कब, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाई, जब उनका हाकिम, उनका राजा गुजरता, ओके, यहाँ पर ये माना है। सो नाउ अब इन द डेज ऑफ द डेमियोस, की डेमियो के दौरे हुकूमत में आप कह सकते हैं, या डेमियोस के दिनों में, इट वॉज द कस्टम की एक रिवायत थी, क्या रिवायत थी, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, तमाम जो है फरमाबरदार लोगों के लिए एक रिवायत थी कि वो टू शट अप द हाई विंडो, की अपनी ऊंची खिड़की को बंद कर ले, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाई, जब उनका राजा या उनका हाकिम गुजरता, तो उनके यहाँ रिवायत थी कि वो खिड़कियों को बंद कर लें। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि, इवन का मतलब यहाँ तक कि, दे पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, कि वो लोग जो है वहां पर जो है कागज का टुकड़ा भी लगा देते थे। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, फास्ट का मतलब तेजी के साथ, मजबूती के साथ, विद अ स्लिप ऑफ पेपर, पेपर यानी कागज के स्लिप के साथ वहां पर उसको चिपका देते थे, यानी वहां पर कागज लगा देते थे, या उनका जो तरीका होता था वो लगा देते थे वहां पर खिड़कियों पर, ओके, क्यों लगाते थे, सो एज, ताकि, नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, सो एज, ताकि, नॉट टू कमिट, कि इर्तिकाब ना किया जा सके, क्या चीज का इर्तिकाब, इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, यानी कि उसकी हुकूमत को हकीर समझने की गुस्ताखी, इम्पर्टिनेंस का मतलब गुस्ताखी, ऑफ लुकिंग डाउन, हकीर समझने की, ऑन हिज लॉर्डशिप, यानी उसकी हुकूमत, राजा की हुकूमत को हकीर समझने की गुस्ताखी ना कर सके, ओके, सो एज, ताकि, नॉट टू कमिट, ना कर सके, इर्तिकाब, कमिट का मतलब करना या इर्तिकाब करना, यानी इर्तिकाब ना कर सके, किस चीज का इर्तिकाब, द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, अपने यानी उसके राजा की हुकूमत या उसकी क़यादत को हकीर समझने की गुस्ताखी का इर्तिकाब ना कर सकें, यानी कोई ऐसा ना कर सके कि जो गुस्ताखी कर सके, इसलिए वो ऊंची खिड़कियों को बंद करवा दिया करते थे। और क्या होता था, कह रहे हैं कि ऑल द पीपल अलोंग द रोड, ऑल द पीपल, तमाम लोग, अलोंग द रोड, रोड के साथ, यानी रोड के साथ या रोड के पास भी आप कर सकते हैं, जो लोग वहां पर रहते थे, वुड फॉल अपॉन, वो गिर पड़ते थे, उड का तर्जुमा यहाँ पर कंटिन्यू कोई काम हो रहा था उसको करने के लिए कहेंगे, वुड फॉल अपॉन, वो गिर पड़ते थे, कहाँ पर, दियर हैंड्स, अपने हाथों पर, एंड नीज, और अपने घुटनों पर, और क्या करते थे, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट, और वो सजदे में रहते थे, एंड रिमेन, और वो बाकी रहते थे, प्रोस्ट्रेट, सजदे में, सजदे में रहते थे, अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाई, यहाँ तक कि कारवां, प्रोसेशन का मतलब इजलास, जुलूस, लेकिन इसका तर्जुमा कारवां से करेंगे, यहाँ तक कि कारवां गुजर जाता, ओके, तो ऑल द पीपल अलोंग द रोड, रोड के साथ यानी रोड के पास जो लोग भी होते थे, वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, वो अपने पैरों और अपने घुटनों के बल गिर जाते थे, एंड रिमेन प्रोस्टेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, और वो उस वक्त तक सजदे में रहते थे जब तक कि कारवां गुजर ना जाए, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि वो कारवां के गुजरने तक सजदे में पड़े रहते थे। तो यहाँ पर उठ का तर्जुमा गा गी से नहीं होगा, बल्कि कंटिन्यू कोई काम हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये माना बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमने उसको उसी माने में किया। ओके, तो ये पैराग्राफ है, इसका तर्जुमा। उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है दुश्वारी हुई हो आपको समझने में,
लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे हमारा जो अगला पैराग्राफ है वो ये पैराग्राफ है। आगे कह रहे हैं कि द ट्रेन ड्रू नियर, इजलास या कारवां या गाड़ी करीब हुई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा और काबिल आदमी मार्च्ड अहेड, वो आगे आगे मार्च कर रहा था। यहाँ पर उसने मार्च किया भी आप कर सकते हैं। मार्च करना मतलब जो उनका परेड होता है, मार्च करते हैं ना, चलते हैं आगे आगे, हाथ ऊपर नीचे करते हैं, जो उनकी अपनी शक्ल है वो करते हैं। सो वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, कि एक लंबा आदमी जो कि बहुत अहल था, काबिल था, ताकतवर था, वो जो है मार्च कर रहा था आगे आगे। क्राइंग आउट टू द पीपल, लोगों से चीख कर कह रहा था, बाय द वे, रास्ते भर में। क्राइंग आउट का मतलब चिल्ला रहा था, टू द पीपल, लोगों के साथ, यानी लोगों से चिल्ला कर कह रहा था। क्राई का मतलब चिल्लाना होता है, चिल्ला कर कहना भी होता है। बाय द वे, रास्ते के साथ साथ, यानी पूरे रास्ते में चिल्लाता था। वो क्या कहता था? गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल झुक जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल झुक जाओ। यानी वो रास्ते पर ये चिल्लाता था, आगे आगे चलता था। जैसे कि मुगल आजम के ज़माने में, मुगल के ज़माने में बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं, इस तरह की बातें आप सुनते हैं, तो उनके यहाँ पर ना ये रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ बयान कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? एंड एवरी वन नील डाउन, और हर कोई झुक जाता। वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, जबकि कारवां गुजर रहा होता। यहाँ पर ये तर्जुमा करेंगे कि कारवां के गुजरने के दौरान हर कोई घुटनों पर होता, हर कोई झुका हुआ होता। ठीक है, ये माना हुआ। यानी कि जब कारवां गुजर रहा होता तो हर कोई वहां पर झुका हुआ होता। नील डाउन का मतलब झुकना, घुटनों के बल। तो घुटने के बल झुकना कहने की जरूरत नहीं, झुका हुआ होना, यानी हर कोई घुटनों के बल झुका हुआ होता था भी आप कह सकते हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि कारवां के गुजरने के दौरान हर कोई झुका हुआ होता था। तो यहाँ पर ये माना हुआ इस पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आपके आया होगा। ओके गाइज, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। और हमारा अगला पैराग्राफ ये है, तो हम पढ़ेंगे। और आगे है कि सडनली, अचानक, द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री। सडनली, अचानक, द लीडर ऑफ द वैन, की गाड़ी का जो लीडर था, यानी कि कारवां का जो लीडर था, गाड़ी का मतलब यहाँ पर कारवां से करेंगे, कारवां का जो लीडर था, कॉट साइट, कैच साइट का मतलब होता नजर पकड़ना, ऑफ द एजेड मैन, बुजुर्ग आदमी की नजर पकड़ी। ये माना हुआ कि कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन, कि उसने जो है बुजुर्ग आदमी की नजर पकड़ी। लेकिन क्या तर्जुमा होगा इसका? यहाँ पर इसका तर्जुमा होगा कि द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन, कि कारवां का जो लीडर था, जो कायद था, उसने या उसकी नजर बूढ़े आदमी पर पड़ी। अप इन द ट्री, जो कि पेड़ के ऊपर था। यहाँ पर अप इन द ट्री का ताल्लुक मैन से है, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ गया था ना। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि पेड़ पर मौजूद, या पेड़ के ऊपर मौजूद बूढ़े आदमी पर इसकी, यानी कारवां का जो अमीर था, उसकी नजर पड़ी। He was about to call out to him, वो in an angry tone, he was, वो था, about to call, बुलाने ही वाला, to him, उसे, in an angry tone, एक गुस्से के टोन में, यानी गुस्से भरी आवाज में। in an angry tone का मतलब होगा गुस्से भरी आवाज में। ठीक है, टोन यानी वही माना है, टोन यानी बात करने का जो लहजा, उसको टोन बोलते हैं, आवाज में जीरो जो बम होता है। लेकिन हम कहेंगे गुस्से भरी आवाज में। He was about to call out to him in an angry tone, कि वो उसे गुस्से भरी आवाज में बुलाने ही वाला था, about to ही वाला था। But लेकिन he pretended not to notice him, ये असल है। और seeing he was such an old fellow, ये अलग बात है। So but लेकिन seeing he was such an old fellow, ये देखकर he was such an old fellow, कि वो इतना बूढ़ा आदमी था। Seeing, ये देखते हुए, he was such an old fellow, कि वो इस कदर बूढ़ा आदमी था। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन चूंकि बात इंग्लिश में ऐसे ही कहते हैं, उर्दू में इसको हम बदल देंगे।
और कहेंगे सीइंग ही वाज सच एंड ओल्ड फेलो, ये देखते हुए कि ये इतना बूढ़ा आदमी है, ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना कर दिया, नॉट टू नोटिस, किस चीज का, नॉट टू नोटिस, ना देखने का है मुझसे। ओके, तो उसने बहाना कर दिया गोया कि उसने उसे नहीं देखा। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना या देखना, ठीक है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया या उसे नहीं देखा। एंड पास्ड हिम बाय, और उसके पास से गुजर गया, ठीक। लेकिन ये देखते हुए कि इतना बूढ़ा आदमी है, उसने जो है उसको ना देखने का बहाना किया और उसके पास से गुजर गया। ओके, ठीक। सो लिहाजा व्हेन द डेमियोस palanquin drew near, सो लिहाजा व्हेन द डेमियोस palanquin drew near, कि जब डेमियोस की पालकी करीब हुई, पालकी मतलब किसे कहते हैं, जिसमें राजा बैठा होता है उसको पालकी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पालनक्वीन। ओके, जब डेमियोस या बादशाह की पालकी करीब हुई, द ओल्ड मैन स्केटर्ड इट ओवर द ट्री, ये असल में है, द ओल्ड मैन स्केटर्ड इट ओवर द ट्री, बाकी ये उसकी हालत को बयान कर रहे हैं। ओके, सो द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, स्केटर्ड इट, इसे छिड़क दिए, ओवर द ट्री, पेड़ पर। कैसे, टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी बाल्टी से एक चुटकी राख लेकर या लेते हुए। ओके, सो द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी टोकरी से जो है राख की चुटकी, एक चुटकी लेते हुए, यानी चुटकी भर मिकदार लेते हुए, स्केटर्ड इट ओवर द ट्री, उसने उसे जो है पेड़ के ऊपर छिड़क दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, इन अ मोमेंट, एक लम्हे में, इट बर्स्ट, ये जो है बर्स्ट का मतलब फटना होता है, इनटू ब्लॉसम का मतलब कली, कोपलों में फट गया, यानी कि इन अ मोमेंट, एक ही लम्हे में, इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, की ये जो ट्री जो है, यानी जो दरख्त था, जो पेड़ था, वो कलियों से भर गया। ओके, कलियों से फट गया के बजाय कलियों से भर गया, यानी उसमें कलियां आ गई। ओके, यहाँ पर ये माना हुआ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ओके गाइस, अगला पैराग्राफ है, इन दोनों का तर्जुमा करेंगे और हम कहेंगे कि द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। द डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब खुश या मसरूर, तो खुश डेमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, ट्रेन को ऑर्डर दिया, ट्रेन को हुक्म दिया, टू बी स्टॉप, रोके जाने का, यानी ट्रेन के रुकने का उसने ऑर्डर दिया। एंड गॉट आउट, और वो बाहर आया, टू सी द वंडर, मोजज़ा देखने के लिए। ठीक, आसान सा जुमला है, आगे चलते हैं। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, कि बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाते हुए, अपने तक बुलाते हुए के बजाय बोलेंगे कॉलिंग द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को बुलाते हुए, टू हिम, अपने पास। ही थैंक्ड हिम, उसने उसका शुक्रिया अदा किया। एंड ऑर्डर्ड, और हुक्म दिया, प्रेजेंट्स ऑफ सिक रोब्स, किस चीज का हुक्म दिया, प्रेजेंट्स ऑफ सिक रोब्स, सिक का मतलब रेशमी, रेशमी लिबास का या रेशमी चोगा के हदिये का उसने ऑर्डर किया। स्पंज केक, स्पंज केक एक केक होता है, उसको बोलते हैं स्पंज केक। फैंस, और फैंस का भी ऑर्डर दिया। अनदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और दूसरे इनाम का उसने ऑर्डर दिया, टू बी गिवन हिम, उसे दिए जाने का। ओके, सो ही थैंक्ड हिम, उसने उसका शुक्रिया अदा किया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिक रोब्स, और उसने हुक्म दिया रेशम के लिबास का या रेशम के जो है चोगे का बतौर हदिया देने का, स्पंज के स्पंज देने का, फैंस देने का। एंड अदर रिवॉर्ड्स, और दूसरे इनाम का उसने हुक्म दिया, टू बी गिवन हिम, उसे दिए जाने का, यानी उसने ऑर्डर दिया कि हदिया पेश किया जाए इन सारी चीज़ों का। ठीक, ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, ही इवन यहाँ तक कि उसने उसे अपने किले में भी दावत दी या उसे अपने किले में भी बुलाया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, यहाँ तक कि उसने उसे अपने किले में भी बुलाया। ओके,
सो लिहाजा द ओल्ड मैन वेंट गिलीफुली होम, लिहाजा बूढ़ा आदमी खुशी खुशी, गिलीफुली का मतलब शादमानी के साथ, यानी खुशी खुशी, वेंट होम घर गया। किस लिए? टू शेयर हिज जॉय, अपनी खुशी को साझने के लिए, अपनी खुशी को बांटने के लिए, अपनी खुशी का साझा करने के लिए, विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी बूढ़ी जौजा के साथ या अपनी बूढ़ी बीवी से साझा करने के लिए, साथ भी कर सकते हैं, से भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं। ओके, सो द ओल्ड मैन वेंट गिलीफुली होम, लिहाजा बूढ़ा आदमी खुशी खुशी घर गया। किस लिए? टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, जो है अपनी खुशी को अपनी बुजुर्ग या बूढ़ी मोहतरमा या बूढ़ी बीवी से साझा करने के लिए। ओके, तो ये पैराग्राफ था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में किस चीज़ को लेकर बात की गई है। तो हमारा अगला पैराग्राफ ये है और इसमें कह रहे हैं कि बट लेकिन व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, कि जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना। ठीक है, ये आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस, ये भी आसान है कि उसने जो है कुछ जादुई राख को लिया। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो हाईवे पर गया। वेंट आउट का मतलब बाहर आया, ऑन द हाईवे, हाईवे पर बाहर आया, यानी हाईवे पर गया। There he waited until a Daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो यहाँ पर and का ताल्लुक किससे है? He climbed से है, बीच में एक अलग सी बात जोड़ दी गई है उसकी हालत को बयान करते हुए। ठीक है, तो कह रहे हैं देयर, वहाँ he waited, उसने इंतजार किया, until a Daimyo's train came along, यहाँ तक कि डेमियो का कारवां या डेमियो की ट्रेन या डेमियो की गाड़ी जो है करीब आई। एंड और ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, ये है, और वो जो है एक मुरझाए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, ये जुमले मुतरजा है कि इंस्टेड ऑफ के बजाय, नीलिंग डाउन झुकने के, तो झुकने के बजाय, लाइक द क्राउड भीड़ की तरह, जिस तरह से भीड़ झुकी हुई थी घुटनों पर, उस तरह से झुकने के बजाय। ओके, तो भीड़ की तरह घुटनों पर झुकने के बजाय वो जो है एक मुरझाए हुए पेड़ पर चढ़ गया। ओके, यहाँ पर ये माना हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। जाहिर सी बात है अंजाम बुरा हुआ होगा, हासिद का यही अंजाम होता है। आगे कह रहे हैं कि when the Daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. When जब the Daimyo himself was almost directly under him, कि डेमियो ये जो राजा था वो बजाते खुद, हिमसेल्फ का मतलब बजाते खुद, was वो था almost directly under him, डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली तौर पर, अंडर हिम उसके नीचे, ऑलमोस्ट का मतलब तकरीबन या गालिबन, यानी कि when the डेमियो himself was almost directly under him, कि जब जो है डेमियो बजाते खुद तकरीबन उसके जो है बिल्कुल नीचे था। ऑलमोस्ट डायरेक्टली का तर्जुमा बिल्कुल नीचे था। ठीक है, तो जब डेमियो जो है उसके बिल्कुल नीचे था, he threw a handful, उसने एक मुट्ठी फेंकी, किस चीज की मुट्ठी? एशेस, राख की। ओके, सो ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस, उसने राख की एक मुट्ठी फेंकी ओवर द ट्री, पेड़ पर। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जिसने एक जर्रे को नहीं बदला। विच का मतलब राख या हैंडफुल उसने फेंका था, डिड नॉट चेंज नहीं बदला, अ पार्टिकल एक जर्रे को, यानी उसने फेंका लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यानी एक जर्रा भी नहीं कुछ तब्दीली आई, जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, भी आप कर सकते हैं। उसने पेड़ पर फेंका लेकिन जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, इसका तर्जुमा आप यहाँ पर कर सकते हैं, जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी जर्रा बराबर भी चेंज नहीं हुआ, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ। द विंड, हवा, ब्लू द फाइन डस्ट, की हवा ने बहाया, ब्लू का मतलब हवा का चलना, यानी बहा कर ले जाना, कोई चीज उड़ा कर ले जाना जिसे आप कह सकते हैं।
सो द विंड ब्लू द फाइन डस्ट, कि हवा जो है उड़ा कर ले गई द फाइन डस्ट, फाइन का मतलब ठीक ठाक, डस्ट का मतलब धूल, तो यानी कि उसका जो धूल था वही मुकम्मल धूल, तो फाइन का तर्जुमा करेंगे मुकम्मल धूल से, ठीक है। तो मुकम्मल धूल को लेकर गई इन द नोजेस, नाक में, एंड आइज आंखों में, ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ, डेमियो और उसकी बीवी के, ठीक है। सो द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोज एंड आइज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ, हवा ने जो है डेमियो और उसकी बीवी की आंखों और नाकों में धूल, मुकम्मल धूल यानी कुछ बदले हुए, उसकी आंखों में झोंक दिया या उड़ा कर लेकर गई हवा, ठीक है। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, ये जुमला है ताज्जुब का इजहार के लिए। सच स्नीजिंग, इतनी ज्यादा छींक, एंड चोकिंग, और इतना ज्यादा गला घुटना, यानी जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा छींक आ रही थी और बहुत ज्यादा जो है गला घुट रहा था। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा सच स्नीजिंग, इतनी इस कदर जो है खास, इस कदर छींक, एंड चोकिंग, और इस कदर गला का घुटना, यानी बहुत ज्यादा छींक आ रही थी वहां और बहुत ज्यादा गला घुट रहा था। इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। इट स्पॉइल्ड, स्पॉइल का मतलब खराब करना, pomp एंड डिग्निटी का मतलब शान और शौकत, ऑफ द प्रोसेशन का मतलब कारवां या जुलूस, यानी कारवां ज्यादा अच्छा होगा। तो इसने जो है कारवां के शान और शौकत को भंग कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक। The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash bucket into the ditch by the road. तो आगे कह रहे हैं कि the man, वो आदमी, whose business, जिसका काम it was था, क्या, to cry, चिल्लाना। तो असल में the man सीज द ओल्ड फूल, ये असल में है, लेकिन द मैन के साथ जो ये आया हुआ है ये इसकी सिफत बयान कर रहे हैं, यानी वो आदमी हुज बिजनेस वाज, असल में हुज बिजनेस इट वाज, कि जिसका ये काम था, क्या काम था, टू क्राई, चिल्लाना, क्या चिल्लाना, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल झुक जाओ या गिर जाओ। तो जिस आदमी का ये काम था कि वो चिल्लाता था, यानी जो आदमी चिल्लाता था, वो सीज द ओल्ड फूल, जो है बुजुर्ग बेवकूफ को पकड़ा, बाई द कॉलर, कॉलर के जरिए, यानी बुजुर्ग आदमी को का कॉलर पकड़ा, बुजुर्ग आदमी को कॉलर के जरिए पकड़ा, क्या हो जाएगा, आप क्या कहेंगे, बुजुर्ग आदमी का कॉलर पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसे जो है दरख्त से खींचा, एंड डम्बल्ड हिम, और उसे ढकेल दिया, एंड हिज ऐश बास्केट, और उसकी जो है राख की जो टोकरी थी उसको कहां पर, इनटू द डिच, खाई में, बाय द रोड, रोड के किनारे, रोड के किनारे जो खाई थी, द डिच बाय द रोड, रोड के किनारे खाई में उसको जो है ढकेल दिया, आदमी को भी और उसकी जो बाल्टी थी राख वाली, ठीक। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, देन ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, ये मतलब है, और बीइंग हिम साउंडली ये एक अलग सी बात जोड़ दी गई है, ओके। देन फिर बीटिंग हिम साउंडली, उसे जोर जोर से मारते हुए, ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसे मरने के लिए छोड़ दिया, ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, हिम, उसे, फॉर डेड, मरने के लिए, ओके। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, फिर उसे जो है जोर जोर से मारते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, राजा की शान शौकत में गुस्ताखी, ये जो है चीज नाकाबिल बर्दाश्त, उसके साथ ही अंजाम हुआ। ओके गाइस, तो ये पैराग्राफ था, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अपने आखिरी पैराग्राफ की तरफ, और यहीं पर हमारी कहानी भी खत्म होगी। इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि इस तरह से द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन द मड, कि जो जालिम आदमी था या जो लालची आदमी था या जो मक्कार आदमी था, बूढ़ा आदमी, डाइड इन द मड, वो जो है मर गया। मड का मतलब कीचड़ में, जाहिर सी बात है वहां पर कीचड़ ही था, तो कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन डॉग का जो रहम दिल दोस्त था, ड्वेल्ड इन पीस एंड प्लेंटी, वो रहा, ड्वेल का मतलब होता है बसना, जिंदगी गुजारना, रहना, वो रहा इन पीस, सुकून में, एंड प्लेंटी, और बहुतात में। सो ड्वेल इन पीस एंड प्लेंटी का मतलब खुशहाली में रहना, सुकून और खुशहाली में रहना, या अमनो सुकून में रहना, ठीक है। सो
बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन कुत्ते का जो रहमदिल दोस्त था, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, उस ड्वेल का मतलब जिंदगी गुजारना, तो इसको हम जिंदगी गुजारने में बदल देंगे और कहेंगे कि वो जो है उसने अपनी जिंदगी अमन सुकून में गुजारी। लेकिन लफ्जी तर्जुमा होगा कि वो जो आदमी था वो रहा बहुतात में और सुकून में। लेकिन इसको इसको अच्छे अंदाज में कहेंगे कि लेकिन जो कुत्ते का जो रहमदिल दोस्त था उसने जो है अमन सुकून की जिंदगी गुजारी। एंड बोथ ही हैड एंड हिज वाइफ लिव्ड, एंड बोथ और दोनों, ही एंड हिज वाइफ वो और उसकी बीवी, लिव्ड वो रहे, टू अ ग्रीन ओल्ड एज, एक जो ग्रीन ओल्ड एज तक। ग्रीन ओल्ड एज का जो माना है वो ये है कि इंसान बूढ़ा हो जाए लेकिन फिर भी खुशहाल रहे, पहले के मुकाबिल में कम रहे लेकिन खुशहाल रहे, यानी कि वो उन्होंने लंबी उम्र पाई और अपनी जिंदगी में खुश थे, यहाँ पर ये कह रहे हैं। ठीक है, सो बोथ एंड ही एंड हिज वाइफ लिव्ड, कि वो और उसकी जो है बीवी जिंदा रही, टू अ ग्रीन ओल्ड एज, एक खुशहाल जिंदगी तक, टू अ ग्रीन ओल्ड एज, एक खुशहाल जिंदगी तक। ठीक, यहाँ पर ये माना है। लेकिन इसका लफ्जी तर्जुमा होगा कि एक हरे भरे कदीम उम्र तक वो जिंदा रही, तो ये कोई अच्छा माना नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसका तर्जुमा इस तरीके से किया। ओके, तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। इसके लिखने वाले हैं विलियम ओलियट ग्रिफिस, विलियम ओलियट ग्रिफिस लिखने वाले हैं और ये कहानी जापान की है। ओके, तो इस कहानी में क्या हमें सबक मिला? इस कहानी में हमें ये सबक मिला कि हमें हसद नहीं करना चाहिए, और यकीन जाने हसद एक ऐसी बीमारी है जो आपके सुकून को छीन लेती है, जिसके लिए आप परेशान रहते हैं। हर इंसान जिंदगी में सुकून चाहता है, लेकिन सुकून एक ऐसी चीज है जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। जिस इंसान का दिमाग शांत है, जो इंसान समझदार है, आज के वक्त में वही सुकून में है। ठीक है, तो आपके पास जो है आप उसी में खुश रहें, हसद बिल्कुल भी ना करें, और यकीन माने हसद से आज तक किसी का कभी भी भला हुआ नहीं हुआ है, सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और नुकसान के। इसलिए इस कहानी से हमें सबक सीखना चाहिए। खैर ये तो एक कहानी है, कोई हकीकत नहीं है, तो हमें इस कहानी से यही सबक लेना चाहिए, हमेशा कभी भी जिंदगी में किसी से हसद ना रखें प्लीज। अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हैं, तो कोई खुश है तो आप कहें माशाल्लाह खुश है, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको भी इस तरह की जिंदगी दे। लेकिन आप हसद ये ना करें वो क्यों खुश है, मैं क्यों खुश नहीं हूं, ये हसद हो जाता है। तो आप कभी भी हसद नहीं करेंगे किसी से, इंशाल्लाह आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। जो आपके पास है आप उसी में खुश रहिए, जो उसके पास है वो उसके पास है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म हुई और हमारा आज का ये सबक भी खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको समझ में आई होगी, आपको मज़ा भी आया होगा इस कहानी को पढ़ करके, और साथ ही साथ आपको जो है ये जो कहानी अंग्रेजी में है इसके स्ट्रक्चर आपके समझ में आए होंगे, आपको अल्फाजों मानी भी समझ में आए होंगे और इसका तर्जुमा भी समझ में आया होगा। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं, इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।